अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स का। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस। सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो मतलब हमको थीटा दी हुई, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन टू द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर। मतलब तुमको कौन से वेलोसिटी से फेंकेंगे तो 40 मीटर आगे जाके गिरेगा, और कौन से वेलोसिटी पे वो फेंकेंगे तो 50 मीटर पे जाके गिरेगा। और हमको जी की वैल्यू दी हुई है 10। मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि तुमको ऑब्जेक्ट को दो बार थ्रो करना है। एक बार ऐसे थ्रो करना है कि वो 40 मीटर जाके आगे गिरा, ओके, और एक बार ऐसे थ्रो करना है कि वो 50 मीटर आगे जाके गिरे। और दोनों ही बार एंगल सेम है, एंगल इज 30 डिग्रीज। तो रेंज एक बार 40 मीटर है, एक बार 50 मीटर है। मैं थोड़ा विजुअलाइज भी करवा देता हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन कैसा दिखेगा। देखो, ये पहला सिचुएशन है जहां पे तुमने 30 डिग्रीज पे फेंका, लेकिन कौन से स्पीड में फेंका, कुछ स्पीड u1 में फेंका। लेट अस से दैट यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ u1, और उसकी वजह से वो 40 मीटर आगे जाके गिरा, मतलब उसकी रेंज 40 हुई। अगली बार तुमने क्या किया, ज्यादा स्पीड में फेंका, u2 के स्पीड में फेंका, ओके, u2 के स्पीड में फेंका, और उसके वजह से क्या हुआ बच्चों कि वो और आगे जाके गिरा 50 मीटर पे, यहां पे जाके गिरा। देखो ये तुम्हारा रेंज 50 मीटर है। मतलब तुमको इस वेलोसिटी से फेंकना है कि एक बार वो 40 पे गिरे, एक बार वो 50 पे गिरे। सो 40 से 50 रेंज होने के लिए, 40 मीटर से लेके 50 मीटर तक रेंज होने के लिए तुमको कौन से रेंज ऑफ वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। मतलब तुमको u1 और u2 निकालना है बेसिकली। यही हमारा एम होगा, यही हमारा एजेंडा है, राइट। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। और याद रखना दोनों ही बार एंगल सेम है, एंगल इज 30 डिग्रीज। मतलब एंगल चेंज नहीं होगा, ओनली व्हाट विल चेंज, द रेंज इज चेंजिंग बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमको निकालनी है। अब रेंज और वेलोसिटी का क्या कनेक्शन हो तो हम सब जानते हैं। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों। देखो, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। तो इससे हम लोग यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। काम करते हैं, तो इससे यू स्क्वायर मिल जाएगा। व्हाट विल बी यू स्क्वायर, यू स्क्वायर विल बी जी आर बाय टू साइन टू थीटा, जी आर डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। तो ये तुम्हारा यू स्क्वायर मैंने एक तरफ कर लिया, और बाकी सारे टर्म्स को मैंने राइट में कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर मैं रेंज को r1 लिखूंगा तो वेलोसिटी u1 लिखूंगा, और रेंज को r2 लिखूंगा तो वेलोसिटी को u2 लिखूंगा। मतलब अगर मैं r1 निकालना चाहता हूं तो देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, आई विल राइट लाइक दिस। अगर मैंने रेंज को यहाँ पे r1 लिखा है तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, u1 लिखूंगा। दिस इज व्हाट आई विल डू। और मुझे रेंज r1 पता है 40 मीटर, थीटा तो 30 दिया हुआ था, और जी को 10 लेना है, बराबर है। तो सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों। देखो मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया। 40 इंटू 10 ऊपर हो गया 400, और ये हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू लॉग में देखोगे तो तुमको मिल जाएगी 400 बाय साइन 60। साइन 60 की वैल्यू 0.866 होती है, ठीक है। तो ये लॉग बुक में देख लेना, या ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 60 √3/2 होता है, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो 1.732/2 भी करोगे तो भी तुमको आंसर 0.866 आएगा। तो कैसे भी कर लो, मतलब या तो लॉग बुक में देख के कर लो, या साइन 60 तो हम डायरेक्टली जानते हैं √3/2 मतलब 1.732 का आधा। तो उस तरह से भी 0.866 आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखो रूट है, ये स्क्वायर है, u1 स्क्वायर, तुमको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है रेज टू हाफ। हम सब जानते हैं स्क्वायर रूट लेना मतलब रेज टू हाफ। अब इसके बाद में देखो ये कैलकुलेशन में लॉग यूज करना पड़ेगा। और लॉग कैसे यूज करते हैं वो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर हमको लॉग कैलकुलेशन भी देखना है। तो मैंने लॉग कैलकुलेशन भी किया है, आप देख सकते हो उसमें। देखो मैंने क्या किया, कोई भी लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ समथिंग। तो अगर मैंने इसको एंटी लॉग ऑफ लिखा ना बच्चों, तो क्या होगा देखो, इसको ये जो हाफ है ना ये आगे चलाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन लॉग एक्स। तो ये हाफ देखो लॉग के आगे चलाया, और ये हो गया लॉग ऑफ ए बाई बी फॉर्म में। और लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो मैंने उस फॉर्मेट में लिख दिया, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, और देखो फिर मैंने सॉल्व कर लिया, एंटी लॉग निकाल लिया, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। दिस इज दी आंसर। मतलब रेंज 40 मीटर होने के लिए मुझे कौन सा स्पीड में फेंकना पड़ेगा, 21.49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। अगर u1 स्क्वायर ऐसे निकाला तो u2 स्क्वायर में क्या करोगे, ये 1 को 2 कर लो, और ये r1 को r2 कर लो, तो एकदम आराम से आंसर मिल जाएगा। u1 के जगह देखो u2, और r1 के जगह r2, और r2 हमको पता है 50 मीटर्स,
ठीक है, अब इसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, सेम वे में कैलकुलेशन करूंगा बच्चों। तो यहाँ 40 की जगह 50 आएगा तो ये 500 हो जाएगा शायद। देखो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो आंसर इज 500 बाय साइन 60 या 500 बाय 0.866। पहले जैसा लॉग किया था उसी तरह लॉग कैलकुलेशन कर लेना, और अगर लॉग कैलकुलेशन करोगे तो आंसर विल बी 24.03। तो अगर रेंज 40 मीटर चाहिए तो वेलोसिटी अलग होगी, और अगर रेंज 50 मीटर चाहिए तो वेलोसिटी 24.03। इन अदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं बच्चों कि अगर रेंज मुझे 40 से ज्यादा चाहिए और 50, रेंज 40 और 50 के बीच में चाहिए, तो मेरा वेलोसिटी 21 और 24 के बीच में होना चाहिए। दिस इज द रेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो काफी इजी प्रॉब्लम था, इसमें बहुत डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन टाइप था। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बस इतना सा करने से आंसर आ गया। तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन टाइप प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमको स्पीड दी हुई है पार्टिकल की, स्पीड मतलब हमको v दी हुई है, दिस इज v। ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है ये v है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, मतलब हमको r भी दी हुई है। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। देखो ये हमको रेडियस दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन पूछा है, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैज गॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला डायरेक्टली है v स्क्वायर बाय r। v हम जानते हैं, r हम जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसमें लॉग कैलकुलेशन के बिना ही आंसर आ जाता है 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सर्कुलर मोशन का ही बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50, मतलब ये हमको v दिया हुआ है, स्पीड कांस्टेंट है, याद रखना, राइट, कांस्टेंट स्पीड है, एंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है कैपिटल टी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन मतलब कैपिटल टी दिया हुआ है, कैपिटल टी की वैल्यू है 40 सेकेंड्स। तो हमारे पास कैपिटल टी भी है, हमारे पास स्पीड भी है, और पूछा क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमको याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली हमसे पूछा क्या गया बच्चों, हमसे पूछा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू अस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं। हमको देखो क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, मैं लिख भी लेता हूँ। सो देयर इज अ कार विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कार को मैंने एक ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, इस सर्कल पे मूव हो रही है, और हमको स्पीड दी हुई है, और कैपिटल टी दी हुई है, और एक्सेलरेशन ढूंढना है, राइट। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिखूंगा वी ओमेगा, वी ओमेगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमको तो वी स्क्वायर बाय आर पता है सिर्फ। तो बच्चों देखो वी स्क्वायर बाय आर को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, मैं बस समझा रहा हूँ। देखो वी स्क्वायर बाय आर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वी इंटू वी बाय आर, v इंटू वी बाय आर। और सब लोग को पता होगा कि v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो v बाय आर को हम लोग ओमेगा भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने फॉर्मूला को लिखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, v ओमेगा। v, अब ओमेगा में देखो t छुपा हुआ है, कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v इंटू 2 पाई बाय कैपिटल टी। मैं v भी जानता हूं, मैं कैपिटल टी भी जानता हूं, पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 3.142। सो आई डोंट थिंक नाउ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू सॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, बस सब्स्टिट्यूट करो, खत्म हो गया काम। तो नाउ दिस इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम, और इसकी कैलकुलेशन भी काफी इजी है। इसको डायरेक्टली डिवाइड करके 4 से आंसर निकाला जा सकता है, और अगर हमने ऐसा किया तो आंसर आएगा 7.855 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। तो ये 8th क्वेश्चन मैंने बाद में किया, पहले मैंने 9th से स्टार्ट किया। ओके, तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 8th क्वेश्चन। ओके, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जो ईस्ट में जा रही है विथ व्हाट स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा बच्चों, देखो एक ध्यान से सुनना। देखो ये मैं ये कुछ बना रहा हूं यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये है वेस्ट, नो सॉरी, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज साउथ। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने को, तो याद रखना है कि अगर कोई चीज ईस्ट में है
मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। कोई चीज अगर नॉर्थ में दी हुई है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। कोई चीज अगर वेस्ट के डायरेक्शन में दी हुई है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। और कोई चीज साउथ की तरफ दी हुई है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये एक दिमाग में हमेशा ध्यान ध्यान में रखना कि हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कुछ डायरेक्शंस में दी हुई है तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर लेना, और फिर तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये सारे शायद सारे बच्चे जानते होंगे। अब देखो क्या दिया हो, ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है और काफी अच्छा समय। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमको ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है, और ये ट्रेन की वेलोसिटी हमको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मानना है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ईस्ट, ईस्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? हाउ डू यू राइट अ वेक्टर? एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, राइट। अब मेरे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 10 है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है ईस्ट, और ईस्ट में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम बोलते हैं आई कैप। तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो मैंने ये डायरेक्शंस भी फिर एक बार बना दिए यहाँ पे, देखो ठीक है। तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 10, और डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लिखते हैं आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 10 आई कैप। याद रखना कुछ नहीं लिखा है तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ वीटी लिखा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मान के चलना, ओके। अ वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट 1.2 मीटर पर सेकेंड। वेटर ईस्ट में चल रहा है एट ए स्पीड ऑफ 1 पॉइंट। अब वेटर का स्पीड जो दिया हुआ है ना, देखो वेटर कहां पे चल रहा है 1.2 के स्पीड में? वेटर ट्रेन के अंदर चल रहा है 1.2 के स्पीड में। अगर वेटर ट्रेन के अंदर चल रहा है 1.2 के स्पीड में, मतलब ये जो वेलोसिटी दी हुई है मुझे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेटर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। देखो एक मिनट, ट्रेन खुद 10 के स्पीड में चल रही है ना। तो वेटर उस ट्रेन में 1.2 के स्पीड में चल रहा है। मतलब ये जो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी ऑफ वेटर ट्रेन के अंदर, राइट। मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेटर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, और उसकी मैग्नीट्यूड 1.2 है, और डायरेक्शन कहाँ पे है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ वेटर मतलब W विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 1.2 आई कैप। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया बच्चों को? ओके। अब देखो, अ फ्लाई इज चार्जिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक फ्लाई है जो नॉर्थ की तरफ उड़ रही है, ओके, अक्रॉस द वेटर ट्रेन एट 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, एक फ्लाई है जो वेटर के हाथ में ट्रे है ना, उसके रेफरेंस में वो 2 आगे जा रही है। मतलब ये जो फ्लाई की वेलोसिटी दी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रे। लेकिन ट्रे किसके हाथ में? वेटर के हाथ में। तो ट्रे का स्पीड तो वही होगा ना जो वेटर का स्पीड होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, सी ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी सिंपल इट इज। फ्लाई इज मूविंग ऑन द ट्रे, तो मतलब हमको क्या दिया? ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रे, विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द वेटर, क्योंकि ट्रे तो वेटर के हाथ में है। तो क्या दी हुई है हमको? वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वेटर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द वेटर। और वो स्पीड दी हुई है 2, और डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लिखते हैं जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वेटर दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वेटर दिया हुआ है 2, और डायरेक्शन नॉर्थ। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जे कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हर वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हर वेक्टर को लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब VF, बस वेलोसिटी ऑफ फ्लाई पूछा है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मेरे ख्याल से ये डेटा तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। अब सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रे का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रे मतलब वेलोसिटी ऑफ वेटर, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रे का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रे। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ वेटर। करेक्ट है, ये करेक्ट है, मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये, राइट। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है।
रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे तो कोई जरूरी नहीं होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बच्चों, तुम यही मान के चलना अभी फिलहाल के लिए 11th में कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब बच्चों तुमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई चाहिए ना, बस तुरंत आंसर आ गया। बस क्या करो मैं बता रहा हूँ, सबको ऐड कर लो, वो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लोगे तो देखो ऐसा कुछ आएगा, और याद रखना ये वी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सब तुम जानते हो। देखो इसमें टोटल 6 टर्म है, ये 1 2 3 4 5 6, राइट। इस 6 टर्म्स में क्या होंगे, 2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2 कैंसिल, बराबर है, और बाकी के 3 तुम जानते हो और एक अननोन है, तो आगे आंसर फटाक से आंसर आ गया। देखो ये कैंसिल हो गया, ये सब्सटीट्यूट कर लो, सॉल्व कर लो, तुमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई मिल जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये बस ये -10 को उधर ले लो, +10 हो जाएगा, आंसर आ गया 11.2 i + 2j। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। तो फाइनली हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लाई मिल गया बच्चों। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बहुत आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसका x कंपोनेंट 11.2 है और y कंपोनेंट 2 है, तो हाउ विल आई फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर ये ऐसे आया। अब रूट का मतलब रेज टू हाफ होता है, और इसके बाद बच्चों लॉग कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, राइट। मैंने लॉग कैलकुलेशन कर रखा है, चिंता मत करना। हाफ आगे चलाएगा, log ऑफ 129.4, फिर ये मैंने लॉग निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद जो आंसर है उसकी मैंने एंटी लॉग ले ली, तो ये मेरा आंसर है 11.37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। मतलब ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से सुनना। तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई एक ऐसा वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 11.2 है पॉजिटिव x एक्सिस में, और y कंपोनेंट 2 है पॉजिटिव, सॉरी हाँ 11.2 है पॉजिटिव x एक्सिस पे, और y कंपोनेंट 2 है पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। मतलब तुम्हारा vf जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लाई है, ये वाला लाइन, वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 11.2 है और ये वाला कंपोनेंट कितना है बच्चों, 2 है। तो देखो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई है, देखो ये, राइट। इसका x वाला कंपोनेंट कितना है, पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब इस तरफ है 11.2, और पॉजिटिव y कंपोनेंट कैसा है, ऐसे ऊपर की तरफ 2 है। ठीक है, अब सिंपल है ना बच्चों, एक ट्रायंगल मिल गया तुमको, जिसका ये वाला लेंथ मैं जानता हूँ 11.2, और ये वाला लेंथ 2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये एंगल मुझे ढूंढना है, डायरेक्शन मतलब एंगल ढूंढना है किस दिशा में होगा, तो बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 11.2 है और ये हाइट 2 है, ठीक है, तो क्या करोगे, tan थीटा कर लो, tan थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर तुम tan थीटा निकालोगे तो आंसर आएगा 2/11.2, जो कैंसिल करके 1/5.6 होगा। इसको लॉग से कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.1786। अब tan थीटा इतना, तो थीटा क्या होगा इसका, tan इनवर्स, तो इसका tan इनवर्स निकाल लेना बच्चों। अगर तुम इसका tan इनवर्स निकालोगे ना, तो देखो tan इनवर्स लॉग बुक से निकालते हैं, तो आंसर क्या आएगा, देखो 10 डिग्री 7 मिनट। मतलब तुम्हारा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई है उसका डायरेक्शन क्या है, 10 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट तो ये है ना बच्चों, ये वाला, ये ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ऐसा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इज 10 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हुआ, राइट। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काफी अच्छा था, इससे तुमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट बुक में ये सम डाला हुआ था, ताकि बच्चे को एकदम अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट ये वाला सम, 7th वाला सम। तो देखो बच्चों, मैंने ऑर्डर में नहीं किया, हाँ, पिछले पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी 6 तक कर चुका था, फिर मैंने 7th वाला लास्ट में कर रहा हूँ, इसके पहले 8th किया, मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैंने सारे सम सॉल्व कर लिए, राइट। चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, काफी अच्छा सम, बड़ा दिखता है देखने में लेकिन सम है इजी। अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन ए टू बी टू सी, मतलब वो स्टेशन ए से बी पे चलती है, फिर बी से सी पे चलती है। तो होता क्या होगा बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ क्या होता होगा। कोई भी ट्रेन कैसे चलती है, देखो ए से बी जाना है ना, तो ए पे पहले रुकी हुई होगी, ए पे,
स्पीड बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर बी पे जाते जाते स्पीड कम होगा, फिर बी पे वो थोड़ी देर रुकेगी ताकि लोग चढ़ने वाले चढ़ जाए, उतरने वाले उतर जाए। उसके बाद फिर बी पे स्पीड वापस बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट होती है, फिर सी पे आते आते वापस स्पीड कम होकर रुक जाती है। ऐसे ही तो होता है ट्रेन में, हर ट्रेन में ऐसे ही तो होता है ना। ये तो इसमें भी क्या नया हो जाएगा, ऐसे ही कुछ इसमें भी होता होगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। A metro train runs from station A to B and then to C. It takes 4 minutes in traveling from A to B. स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में 4 मिनट लगा। 4 मिनट मतलब 240 सेकंड। मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। 4 इंटू 60 240 सेकंड। द ट्रेन हॉल्ट्स एट बी फॉर 20 सेकंड्स। 20 मिनट के लिए ट्रेन, 20 सेकंड के लिए ट्रेन रुक गई। मैं सेकंड में कन्वर्ट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये सेकंड में तो सब सेकंड में रहने दो, राइट। तो 4 मिनट लगा ए से बी में जाने के लिए। उसके बाद बी पे जाने के बाद ट्रेन 20 सेकंड तक अपने जगह पे खड़ी रहेगी ताकि लोग चढ़ उतर ले। ओके, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड रीचेस द स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब 180 सेकंड में वो ट्रेन बी स्टेशन बी से स्टेशन सी पे पहुंच गई। एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकंड्स, मतलब 10 सेकंड तक ट्रेन का स्पीड बढ़ता ही गया। फिर उसके बाद में देखो कांस्टेंट हो गया 72 का स्पीड। द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकंड एट द नेक्स्ट स्टेशन। मतलब 10 सेकंड तक क्या हुआ, ट्रेन का स्पीड घटता भी गया। तो देखो जो जो मैंने बोला वैसे ही दिया है क्वेश्चन में। पहले क्या हुआ होगा, ट्रेन स्टेशन ए पे स्टार्ट हुई, 10 सेकंड तक उसका स्पीड बढ़ा होगा, फिर वो कांस्टेंट हुआ 72 किलोमीटर पर आवर पे कांस्टेंट हुआ। फिर बी पे पहुंचने के पहले वापस 10 सेकंड तक स्पीड कम हुआ और रुक गई। उसके बाद में वो 20 सेकंड रुकी रही। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, फिर से 10 सेकंड के लिए स्पीड बढ़ा होगा, बी से सी जाने में स्पीड 10 सेकंड फिर बढ़ा होगा, फिर वो वापस कांस्टेंट स्पीड में गई होगी, फिर वापस स्पीड कम हो गया और वो सी पे रुक गई फाइनली। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, प्लॉट द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बढ़ना कौन सा बड़ी बात होगी, देखो कैसे बनेगा। पहले वेलोसिटी बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, कम हुआ, फिर थोड़ा देर तक जीरो ही रहा, 20 सेकंड तक जीरो ही रहा क्योंकि 20 सेकंड तक ट्रेन चली ही नहीं, बराबर है। फिर वापस बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर कम हुआ। ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस एबीसी। तो बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है। देखो मैंने क्या क्या कर रखा है मैं पहले ही बताता हूँ। मैंने 4 मिनट को 240 सेकंड लिख दिया, और ऑफ कोर्स ये 3 मिनट भी 180 सेकंड हो जाएगा। और 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, देखो 72 किलोमीटर पर आवर 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, दैट इज 20। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अब डायग्राम बनाना कौन सी बड़ी बात है बच्चों, बना लेते हैं। देखो हाँ, ये स्टेशन ए से ट्रेन स्टार्ट हुई, स्टेशन ए से स्टार्ट हुई, 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ा, 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ा, राइट। तो 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ा, देखो 10 सेकंड तक 0 टू 10 सेकंड स्पीड बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, राइट। स्पीड बढ़ा, देखो डायग्राम को ध्यान से। फिर 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ा, उसके बाद में कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ बच्चों। ये देखो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ये 72 को मैंने कन्वर्ट कर लिया था ना 20। उसके बाद में कांस्टेंट हुआ स्पीड, और फिर यहां और एक 10 सेकंड तक कम हुआ, और एक 10 सेकंड तक कम हुआ। उसके बाद 20 सेकंड तक वो रुका ही रहा, यहां से यहां तक रुका ही रहा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, 20 सेकंड तक रुका रहा। और उसके बाद में देखो बच्चों क्या हुआ, वापस से ये स्पीड बढ़ा 10 सेकंड तक, फिर कांस्टेंट रहा, फिर और एक 10 सेकंड तक कम हुआ। करेक्ट है बच्चों, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, करेक्ट है। ओके, देखो मैंने टाइम लिख दिया, पूरा सब टाइम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। देखो ध्यान से देख लो बच्चों, देखो क्या बोला था, ए से बी 4 मिनट। तो देखो ए से बी 4 मिनट मतलब ए से बी 240 सेकंड, यहां से यहां तक देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो, ए स्टेशन ए से स्टेशन बी, यहां से यहां तक कितना हुआ बच्चों, 40 सेकंड, 40 सॉरी सॉरी 4 मिनट, 4 मिनट मतलब 240 सेकंड्स। और उसमें भी देखो ये जो 10 मिनट है ना, 230 सेकंड से 240 सेकंड तक स्पीड कम हो रहा है, और पहला वाला 10 सेकंड देखो स्पीड बढ़ रहा है, बराबर है। फिर 240 से 260 सेकंड मतलब और एक 20 सेकंड तक ट्रेन वहीं पे रुकी रही, तो उसका स्पीड जीरो रहा। यहाँ पे ग्राफ ही नहीं बना, देखो स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ से यहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में 260 से 270 सेकंड और एक 10 सेकंड पे स्पीड बढ़ा, बराबर है। फिर उसके बाद में देखो लास्ट का 10 सेकंड है ना, जो वहां पे स्पीड वापस कम हुआ, और ये टोटल टाइम 180 है, देख लो तुम लोग, 440 माइनस 260 180 सेकंड होगा, बराबर। तो बी से सी में जाने कितना टाइम लगा, 180। तो इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। एक बार फिर से देख लो, स्टेशन ए से स्टेशन बी 4 मिनट बोला था, तो 240 सेकंड हुआ। स्टेशन बी से स्टेशन सी, स्टेशन बी से स्टेशन सी देखो ये बराबर 180 सेकंड है, 440 माइनस 260 180 सेकंड है।
और लास्ट ये 20 सेकेंड बीच का जहाँ पे ट्रेन चली ही नहीं, तो ये वीटी ग्राफ बन गया बच्चों, वीटी ग्राफ बन गया। और याद रखना ये जो मैंने फिगर बनाया ना यहाँ पे, ये कौन सा डायग्राम है, ये पूरा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेशन बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी, स्टेशन ए टू स्टेशन बी, स्टेशन बी, ठीक है, ये पूरा उसका वीटी ग्राफ है। और देखो यहाँ आर से एस तक रुका हुआ क्यों, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी स्टेशन बी पे। फिर ये स्टेशन बी से स्टेशन सी के बीच का सिचुएशन है, स्टेशन बी से स्टेशन सी, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को वापस आगे बना लेता हूं बच्चों, और मुझसे आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड बी सी, स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस। और बच्चों बहुत आसान है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये जो पूरा एरिया निकालोगे ना, तो तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। और ये पूरा एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी एंड स्टेशन सी। तो देख लेते हैं बच्चों, मैंने अगले पेज पे इस डायग्राम को दोबारा बनाया, देखो, ठीक है। ये एरिया निकालूंगा ना, ये ट्रपीजियम का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरे ट्रपीजियम का, मतलब ट्रपीजियम OPQR, इसका एरिया निकालूंगा। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रपीजियम OPQR। और ट्रपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड मतलब ये PQ प्लस OR, और हाइट मतलब ये 20 मीटर, राइट। तो देखो मैं दिखा रहा हूं बच्चों, देखो मैंने कर लिया सॉल्व, आंसर आ गया 4600 मीटर, या चाहो तो इसको 4.6 किलोमीटर भी लिख सकते हो, एज यू विश। और डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी एंड सी कैसे निकालोगे, इस वाले ट्रपीजियम का एरिया निकाल लो। इस वाले ट्रपीजियम का एरिया क्या होगा, वही सेम मेथड में निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो